नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। इस शो में हम हर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर जो खबर आपके लिए जानना जरूरी है। तो आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनको लेकर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, एक एक कर पहले उनके बारे में आपको बता देते हैं हम। आज बात होगी भतीजा भारी, चाचा के चलने की मतलब बारी। इस पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की। अगली बड़ी खबर जो है वो भी बिहार से ही होगी। मंत्रिमंडल विस्तार बगावत का आधार बनेगा क्या बिहार में, इसको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये आपको विस्तार से आगे बताएंगे। और साथ ही एक खास रिपोर्ट आपके लिए है, लालू की लाडली का चुनावी डेब्यू होने जा रहा है क्या इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और बात सियासत का ताला, बाहुबली की वरमाला, ये पूरा माजरा क्या है, आगे रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है। बात होगी राहुल गांधी की भी, क्योंकि राहुल के बोल शक्ति पर क्या एक बार फिर राहुल ने कर दिया है सेल्फ गोल। तो ये वो तमाम दिन की बड़ी सियासी खबरें हैं जिनका विश्लेषण यहाँ एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त हमारे साथ देखेंगे। और मैं शुरुआत करने जा रही हूँ इस चुनावी शो की। जो जानकारी अभी मिल रही है वो बिहार में एनडीए के सीट गठबंधन को लेकर है। बिहार में एनडीए में सीट गठबंधन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। और किस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हुआ है, बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई हैं, जेडीयू को 16 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट और एक सीट जो है वो हम और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में गई है। अब देखिए, बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है 2019 के सीट बंटवारे के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर थोड़ा बहुत ही इस पे अंतर नजर आता है। और वो अंतर कहां है आपको बताऊंगी। 2 नई पार्टियां क्योंकि गठबंधन में शामिल हुई हैं इस बार, इसी वजह से। और चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई है। तो सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 17 पर, जेडीयू 16 पर, एलजेपी रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर और हम जो है वो 1 सीट पर, आरएलएम माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने किस किस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, तमाम नाम आपके सामने है, जिसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया आप देख रहे हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम। तो ये वो 17 सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं। पिछली बार आप जानते हैं जेडीयू भी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम हो गई है। वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, इसके अलावा शिवहर है, भागलपुर है, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सीवान, नालंदा, ये वो सीटें हैं जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। और रामविलास पासवान वाली एलजेपी जो है, चिराग पासवान की पार्टी, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, 5 सीटें उसके हिस्से में आई हैं। नवादा सीट उसके हिस्से से निकल गई है, बीजेपी के खाते में जुड़ गई है। हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके हिस्से में गया वाली सीट आई है और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में काराकाट वाली सीट गई है। तो कुल मिलाकर ये एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सामने आ गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं ये जो सीट बंटवारा हुआ है 2019 के मुकाबले में, इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आप क्या देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो चाचा को लेकर है पशुपति पारस, उनका क्या होगा? प्रकाश। रोमाना, देखिए इसमें 4-5 बातें जो है वो सामने आ रही है। पहली बात यह है कि 17 सीटें लेकर के बीजेपी अपने सारे सीट रिटेन कर रही है। जितने भी उनके सांसद थे सब हैं, उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इसमें जो सीट की अदला बदली हुई है वो भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब सीधे बड़े भाई की भूमिका में है। जेडीयू का था दावा कि वह 16 सीटें पर लड़ेगी, 16 सिटिंग सीट है तो उन्हें 16 सीटें दी गई है, लेकिन 2 सीटें की अदला बदली की गई है। उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा नुकसान हुआ है। उन्हें वादा किया गया था नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आने से पहले 2 सीटों का, लेकिन उन्हें 1 ही सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी 1 सीट का पहले से ही दावा कर रहे थे, उन्हें 1 सीट दी गई है। तो काराकाट उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जीतन राम मांझी के पास जो गया आई है, ये दोनों जेडीयू के खाते से दी गई है। और इसके बदले में 2 सीटें जो जेडीयू को मिली है वो किशनगंज और शिवहर है। आज ही लवली आनंद जेडीयू में ज्वाइन किया, ये कहा जा रहा है कि शिवहर से वही उम्मीदवार होंगी। अब देखना यह है कि जो नवादा सीट, जो लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास है, उस चिराग पासवान की पार्टी, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है
उनके जो चाचा थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है एनडीए से। रोमाना, याद होगा कि हमने ही एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले बताया था कि पारस जो है वो आउट होंगे प्रकाश, मैं एनडीए आपको से। रोकूंगी। चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और क्या कह रहे हैं चिराग पासवान इस सीटों के बंटवारे पर, जरा सुनिए। खगड़िया वो भी हम ही लोगों के पास है। आप कहां से लड़ेंगे, क्योंकि ये रूमर्स था कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी, पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी, पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 5 सीट्स हैं और जो घर की जो लड़ाई थी वो भी सामने दिखी इस बंटवारे से पहले। अब कैसे आप अपने चचा को मनाएंगे या फिर परिवार में शांति होगी? भाई, मैंने बार बार इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं, उन्हीं को ये फैसला लेना है। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका में वही थे, मेरे पिता के स्थान पर वही थे। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे पिता ने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पे संकट नहीं आया, इससे पहले कभी पार्टी में संकट नहीं आया, पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में वो पार्टी को एकजुट रखें, परिवार को एकजुट रखें। पिता के जाने के बाद इसी भूमिका में मेरे चाचा जी थे, उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लाख कठिनाइयां हों, पर उसके बावजूद पार्टी ना टूटने दें, परिवार ना टूटने दें। और वो पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था, उस पार्टी का नाम, सिंबल आज भी फ्रीज है। कहीं ना कहीं इस बात का दुख पापा जहाँ पे भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, जिस नाम को उन्होंने चुना था, वो आज भी वो फ्रीज है। इन परिस्थितियों में पार्टी और परिवार नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी चाचा जी पर थी। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे हैं, खुश हैं वो सीट बंटवारे को लेकर और हाजीपुर से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसके संकेत भी हर बार जैसे देते हैं इस बार भी दे दिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू में शामिल हो गई हैं और माना यह जा रहा है लवली आनंद के लिए ही बीजेपी ने जो शिवहर की अपनी सिटिंग सीट है वो छोड़ी है। यहां शिवहर से लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरेंगी। आप जानते हैं लवली आनंद पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी हैं। इनके बेटे चेतन आनंद जो कि शिवहर से आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने विश्वास मत के दौरान जेडीयू का साथ दिया था। आरजेडी से पाला बदलकर वो बीजेपी के साथ बैठे हुए नजर आए थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, बिहार में एनडीए गठबंधन ही इस वक्त सुर्खियों में है और ऐसे में 2 बड़े सवाल मेरे मन में आपके लिए हैं। पहले तो ये कि चाचा का क्या होने जा रहा है, पशुपति पारस क्या महागठबंधन में जा सकते हैं? देखिए, अभी तो ये स्थिति तय नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन एक बात तय हो गई है कि वो एनडीए में फिलहाल उनकी भूमिका सीमित हो गई है। एनडीए से बाहर हैं ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन एनडीए में उनको सीट नहीं मिली है। एनडीए में उनके हिसाब से वो एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन सीट ना देकर एक बात का इशारा कर दिया कि उनकी उपयोगिता बिहार की राजनीति में एनडीए में अब बिल्कुल बची नहीं है, क्योंकि एलजेपी जो रामविलास पासवान है उनके खाते में 5 सीटें दे दी और वही तय करेंगे। चिराग पासवान ऑलरेडी उसके अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि किसको सीट देना है, किसको सीट नहीं देना, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन। और दूसरा सवाल नवादा सीट को लेकर है, जो पिछली बार एलजेपी के खाते में गई थी वो इस बार बीजेपी के खाते में आई है। बीजेपी ने अपने खाते में उस सीट को रखा है, तो वहां का समीकरण क्या और किसके चुनाव लड़ने की वहां पर चर्चा जोरों पर है? देखिए, अभी ये भी तय करना, अभी बोलना ठीक नहीं होगा कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये एक स्ट्रेटजिक इनकी प्लानिंग है। हमने अभी बात जब की, अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी भी बता रहे थे, जैसे किशनगंज और नवादा ये 2 सीटें ऐसी हैं। इसके अलावा शिवहर है, शिवहर में भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी था, लेकिन वो जेडीयू में दे दिया गया और लवली आनंद आज ही जेडीयू ज्वाइन किए, तो ये लग रहा है कि शायद वो शिवहर से चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह ये स्ट्रेटजिक के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नवादा को एलजेपी के खाते में दिया है। शायद ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ा सकती, लेकिन वो दूसरे रास्ते से चुनाव लड़वाना चाहती हो, या एलजेपी ने उस पर अपना दावा। अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आज की जो बैठक है इसमें खैर बिहार की चर्चा तो नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बिल्कुल नीरज आप रहिए हमारे साथ। देखिए, शिवहर को लेकर तो तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है, लवली आनंद के नाम को लेकर जो खबर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इस बीच देखिए कांग्रेस के कैंप से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस आरजेडी आज की प्रस्तावित जो बैठक थी वो टल गई। इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा।
अब तक के फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी 28, कांग्रेस 9, वाम दल 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आए तो समीकरण में थोड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए, आज दिन में खबर यह थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और वो कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लगाने के लिए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, एनडीए ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने रख दिया है, क्या उसी की वजह से अब ये बैठक टली है? और मद्देनजर इन हालात के कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस क्या महागठबंधन में एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसी वजह से विचार के लिए और समय लिया गया? बिल्कुल, पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी हो, सूत्रों का कहना है कि दोनों ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में, हालांकि दोनों ने ही अभी तक अपने पत्ते खुल करके जाहिर नहीं किए हैं। जहां तक बैठक के टलने का सवाल है रोमाना, तो उसका एनडीए के ऐलान से कोई लेना देना नहीं है। कल मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई राहुल गांधी की यात्रा के समापन पर, वो काफी देर तक चली, देर शाम वो जाकर खत्म हुई और इसी वजह से चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके आने में का जो कार्यक्रम था वो आज काफी विलंब हो गया और इसी वजह से आज जो प्रस्तावित बैठक थी तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस लीडरशिप की, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, वो टल गई है। सोर्सेज का कहना है कि जल्द ये बैठक होगी और इसके बाद औपचारिक ऐलान इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कर दिया जाएगा। ज्यादातर सीटों पर सहमति है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। 2-3 ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। वो कन्हैया कुमार की सीट है, पप्पू यादव की सीट है, मीरा कुमार अपने बेटे के लिए सीट मांग रही हैं, वो सीट है। बड़ी खबर यह है कि कोसी इलाके से कांग्रेस को इस बार सुपौल सीट मिलने जा रही है और उस सीट से कांग्रेस एक युवा नेता को इस बार मौका देने जा रही है। तो बड़ी बात ये बता रहे हैं गठबंधन, मतलब महागठबंधन भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर देगा। जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रकाश, क्योंकि आप बिहार में मौजूद है, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा क्या है? पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे क्या? देखिए, ये समझना, ये हर कोई समझ सकता है कि महागठबंधन में जाने के लिए उनका रास्ता क्लियर हो चुका है और क्योंकि एनडीए में कोई सीट नहीं दी गई है तो एक तरह से ये संकेत दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि आप जो मंत्री बने हुए हैं, अब आगे जो आपको निर्णय लेना हो वो आपका खुद का निर्णय होगा। तो अब पशुपति पारस के पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी पार्टी के साथ किसी गठबंधन में जाएं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अगर हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं और किसी गठबंधन के बगैर लड़ना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है, तो उस हिसाब से वो लड़े। तो अब ये देखना होगा कि पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं। क्या एनडीए से बाहर जाने के लिए वो कोई ऐलान करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो इंतजार करेंगे एनडीए में सीट शेयरिंग का, अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर वो फैसला लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल की स्थिति तो ये है कि भतीजा जो है वो चाचा पर भारी पड़ा है और ऐसे में क्या ये चाचा के चलने की बारी आ गई है, इसको लेकर जरा सा इंतजार करेंगे तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल सीट बंटवारा हो गया, लेकिन बिहार बीजेपी के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बगावत की चिंगारी सुलग रही है। कल रात पटना में बीजेपी विधायक के घर डिनर पर कुछ विधायक जमा हुए और खबर सामने आई मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने से ये नाराज हैं। अब सवाल ये, क्या वाकई में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या फिर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है? शुक्रवार को करीब महीने भर बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सत्ताधारी बीजेपी के भीतर से नाराजगी की खबर बाहर आ गई। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें आपको भी जगह नहीं मिली। देखिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने विधायक हैं सबको जगह मिल जाए। हाँ, एक जरूर दिल में कहीं ना कहीं से कसक रहती है कि कमिटमेंट था, कमिटमेंट के बाद में नहीं मिली। लेकिन ये बात हम मीडिया के सामने आकर के थोड़ी बताएंगे, ये तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन कल की जो बैठक थी वो किसी भी तरह से इसके खिलाफ और पार्टी के खिलाफ की कोई बैठक नहीं थी। राजू सिंह मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज सीट से विधायक हैं। रविवार की रात पटना में राजू सिंह के सरकारी आवास पर विधायकों की मीटिंग हुई। माना जा रहा है बीजेपी के दर्जन भर नाराज विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। रात को ही राजू सिंह के घर से निकलते हुए विधायक मिश्री लाल यादव ने नाराजगी के संकेत दिए थे। विधायकों की संख्या 15 में 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं। जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। विस्तार में और लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी मंत्रिमंडल विस्तार में। अब ये बात तो मतलब मिलनी ही चाहिए थी।
सवाल ये कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर की ये नाराजगी क्या पार्टी और सरकार को भारी पड़ सकती है? राजू सिंह मिश्री लाल यादव जैसे विधायक 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। राजू सिंह 2005 में एलजेपी से जीते थे और बाद में जेडीयू में आ गए थे। 2015 में जब बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूटा तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल किसी भी तरीके की नाराजगी होने की बात से राजू सिंह इनकार कर रहे हैं और डिनर में शामिल दूसरे विधायक भी, लेकिन विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। विधायक के मन में नाराजगी है। भाजपा और जदयू दोनों विधायकों के मन में काफी रोष है। कई लोगों को वचन दिया गया था, पूरा नहीं किया गया। सरकार के अंदर अंतर कलह खूल करके है और वो प्रकाष्ठा उसकी है, चरम पर है। हालांकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा नाराजगी की खबरों का खंडन कर रहे हैं। कोई एनडीए में नाराज नहीं है। सभी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। विधायक राजू सिंह उस साहिबगंज सीट से विधायक हैं, जहां 10 मार्च को चिराग पासवान ने बड़ी रैली की थी। उस रैली में एनडीए का साथी होने के बावजूद राजू सिंह को न्योता नहीं था। अब मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी की चिंगारी सुलग रही है। ऐसे में सवाल ये कि राजू सिंह और बाकी कथित नाराज विधायक कोई नया गुल खिलाएंगे क्या? शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आने के बाद बीजेपी विधायक अरुणा देवी का भी नाम चर्चा में आया था। सूत्र बताते हैं कि उनको कॉल भी चला गया था, लेकिन अंत समय में शपथ लेने वालों की लिस्ट में से उनका नाम कट गया। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बिहार बीजेपी के अंदर कुलबुलाहट साफ दिख रही है। और बिहार से आपको सीधे दक्षिण भारत लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत पर ही फोकस वाला रहा है। दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से की, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद दोपहर होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक शिमोगा पहुंचे और अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। तमिलनाडु में आप जानते हैं 39 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में खाता नहीं खोल पाई थी और ऐसे में इस बार बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, जब बीजेपी दावा करती है कि 2024 में बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। तो ऐसे में तमिलनाडु की ये 39 सीटें और न सिर्फ तमिलनाडु की 39 सीटें बल्कि दक्षिण भारत की जो 132 सीटों का पूरा गणित है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण पर ये फोकस। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी डेब्यू करने जा रही है। जी, लगभग तय हो गया है कि रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सारण सीट से लालू प्रसाद यादव खुद सांसद रह चुके हैं। पहली बार लालू इसी सारण, जिसका नाम पहले छपरा हुआ करता था, वहां से जीते थे। 2019 में सारण सीट बीजेपी के लिए राजीव प्रताप रूडी ने जीती थी। तीन मार्च को पटना की रैली में लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य गांधी मैदान के मंच पर नजर आई और अटकलें उसी दिन से लगने लगी कि रोहिणी इस बार के लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर सकती है। रविवार को लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर रोहिणी के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रोहिणी आचार्य। सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। सुनील कुमार सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट महज एक मांग नहीं बल्कि पार्टी की तरफ से गैर आधिकारिक ऐलान था, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिससे ये साफ हो गया कि लालू यादव ने रोहिणी को सारण से उतारने का फैसला कर लिया है। पहली तस्वीर देखिए, इसमें पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह के साथ रोहिणी दिख रही है। बीच में लालू राबड़ी है। माना जा रहा है कि सारण जिले की दूसरी सीट महाराजगंज से रणधीर सिंह आरजेडी उम्मीदवार होंगे। एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें सारण जिला आरजेडी के अध्यक्ष सुनील कुमार लालू राबड़ी की मौजूदगी में रोहिणी से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद ये लगभग फाइनल हो गया है कि रोहिणी सारण में लालू की सियासी उत्तराधिकारी बनने जा रही है। पहली बार जब लालू यादव सांसद बने थे तो इसी सारण सीट से ही वो जीत के गए थे। 1977 में पहली बार जब सांसद बने तो इस सीट का नाम छपरा था और यहीं से वो सांसद बने।
1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तब वो छपरा से ही सांसद थे। अब इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। रोहिणी वैसे तो सियासी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन पिता को किडनी देने के बाद सुर्खियों में आई थी। इस साल जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार से रिश्ता टूट रहा था, तब रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों ने ही लालू नीतीश में दूरी की पुष्टि की। परिवार की बात करें तो फिलहाल रोहिणी के पिता लालू पार्टी के अध्यक्ष हैं, मां राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं, भाई तेजस्वी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक हैं, बड़ी बहन मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। रोहिणी आचार्य की शादी उनके MBBS करने से पहले ही हो गई थी। रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सिंगापुर में एक कंपनी में बड़े पद पर हैं। लालू यादव और समरेश सिंह के पिता दोनों ही कॉलेज के ज़माने के दोस्त रहे हैं। सिंगापुर में ही लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। मुंबई में दिए गए राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को सनातन से जोड़कर अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, वहीं कांग्रेस के पास बयान पर सफाई देने के अलावा फिलहाल और तो कोई विकल्प नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार फिर मोर्चा पीएम मोदी ने संभाल लिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इसी शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर देश में सियासी फसाद शुरू हो गया है, जिसे लगे हाथ बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार बना दिया है। मौका राहुल की न्याय यात्रा की समापन रैली का था। विपक्षी गठबंधन के नेता एक मंच पर थे। राहुल ने मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। ईवीएम, सीबीआई और ईडी को लेकर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन भाषण के दौरान राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और इसी बयान के बाद 24 के महासंग्राम में शक्ति पर सियासी संग्राम छिड़ गया, जिसकी गूंज आज देश के दक्षिण छोर तेलंगाना में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को शक्ति का उपासक तो कांग्रेस को शक्ति का विनाशक बता दिया। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के बयान पर सियासत आसमान पकड़ रही है। कांग्रेस के नेता जहां एक ओर राहुल गांधी के बयान के बचाव में उतर गए हैं, वहीं दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दे को फिर से नई हवा दे दी। शक्ति का जो मतलब निकलता है या जो राहुल जी के बोलने का उद्देश्य था, मकसद था, वो शक्ति जो उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो और इसी तरह की जितनी भी संगठन है, उस संगठन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी, घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सियासत के शक्ति अध्याय की रणभेरी बजाई, तो बीजेपी के नेताओं ने भी सनातन को ढाल बनाने में देरी नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी और नायकत्व। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है।
हिंदुओं को ये जितना गाली देना हो दें, और तुष्टीकरण पूछते पूछते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हम। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ है। चुनावों से पहले मामूली मुद्दों को भी हथियार बनाना बीजेपी को बखूबी आता है। बात चाहे लालू यादव के परिवार वाले बयान की हो या फिर मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान की या फिर चौकीदार वाला बयान ही क्यों ना हो। चुनावों में बीजेपी के सियासी बाउंसर हर बार कांग्रेस को चित कर देते हैं। फिलहाल सियासत शक्ति पर हो रही है, जिसकी संजीवनी बीजेपी को मिलेगी या नहीं, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। 24 की लड़ाई फिलहाल शक्ति के उपासक वर्सेस शक्ति के विनाशक पर आई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दक्षिण भारत में हैं, कोयम्बटूर में इस समय रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं तमिलनाडु का कोयम्बटूर। बड़ी तादाद में यहाँ सड़क के दोनों ओर आप देख रहे हैं लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोयम्बटूर में लोगों में वैसी ही दीवानगी, वैसा ही जुनून इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके से उत्तर भारत में दिखता है। लेकिन क्या ये सीटों के लिहाज से भी उसी रूप में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखेगी जिस तरीके से उत्तर भारत में दिखती है, इसको लेकर सवाल है। इस बीच चिराग पासवान, हमारी सहयोगी मदिया ने खास बातचीत चिराग पासवान से की है, अब जबकि एनडीए में बिहार में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। सुनिए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का धन्यवाद जिस सहजता से इस गठबंधन को अंतिम स्वरूप दिया गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम लोग कितने दृढ़ संकल्पित हैं उस लक्ष्य की ओर जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया, 400 सीटें जीतने का वो लक्ष्य। और यकीनन अब जब गठबंधन में सीटों का चयन तक हो चुका है, अब जल्द सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी और रणभूमि में हम लोग उतरेंगे और 400 के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटें जीतकर हम लोग देंगे, ये विश्वास है। अकेले सांसद कोई विधायक नहीं, पार्टी को 5 सीटें दिला देना इस गठबंधन में कैसा लग रहा है? उपलब्धि मान रहे हैं या क्या ऐसा बेसिस है या किन फैक्टर्स पे 5 सीटें दिला पाए पार्टी? मुझे लगता है ये पार्टी की मेहनत और संघर्ष और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति जो समर्पण रहा है, उसको ये सम्मान इस गठबंधन में दिया गया है। पिछले 3 साल पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता के लिए सहज नहीं थे, आसान नहीं थे, कठिनाइयों चुनौतियों से भरे हुए थे। बट हाँ, बिना डरे हुए, बिना लड़खड़ाए हुए
मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिन रात लड़ता रहा, अपनी ताकत को मजबूत करता रहा, जनाधार बढ़ाता रहा, जनता के बीच हम लोग रहे। और मुझे लगता है उसी चीज़ को गठबंधन ने स्वीकारा और सम्मान देने का काम किया। इस जो सीटों की शेयरिंग हुई है उसमें आपके जो चाचा हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? लगता है आपकी मेहनत ज़्यादा थी इसीलिए आपने वो उपलब्धि पाई या वो सीटें आपके खेमे में आई और आप अब उसको आगे लेके जाएंगे? ये कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। मुझे लगता है कि आज समय की ये मांग थी। जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा और दिन रात मेहनत करते रहे, कार्य करते रहे। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बिना इस बात की परवाह किए हुए अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ते रहे। मुझे लगता है गठबंधन में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जनाधार, जनता के बीच आपका समर्पण, जनता का आप पे कितना विश्वास, ये तमाम ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन ने इन तमाम क्राइटेरियाज पे मेरे जैसे सिंगल सांसद की पार्टी को मजबूत समझा और मुझे लगता है उसी के आधार पर हम लोग को ये सम्मान दिया गया। बिहारी और युवा की बात आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बार जब चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, अब आप 5 सीटों पर जब जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्या ऐसी बात होगी जो लगता है कि जनता के बीच लेके जाने बहुत जरूरी है? देखिए, मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात की और वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा विजन है, वही मेरा एजेंडा है, जिसके साथ मैं बिहार में आगे बढ़ने का मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसे में अब जब गठबंधन का भी मजबूत साथ मिला, पिछले 2-2.5 साल तो मैं अकेला ही था बिना किसी गठबंधन के, जब तक 18 जुलाई, अगर मेरी याददाश्त सही है, एनडीए की वो बैठक नहीं हुई और प्रधानमंत्री जी ने पुनः गले लगाकर मुझे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, तब तक मैं अकेले ही इसमें प्रयासरत था। अब गठबंधन का साथ है और बिहार के लिए एक लंबे समय के बाद यकीनन ये एक सुनहरा अवसर आया है जहां